हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3D ज्योमेट्री में, दैट इज कॉल्ड प्लेन। और उसके इक्वेशंस को हम किस तरीके से कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले प्लेन का डेफिनीशन देख लेते हैं कि प्लेन का डेफिनीशन क्या है। सो प्लेन का डेफिनीशन लिखा है यहाँ पे, प्लेन इज ए सरफेस such that a line joining any two points on the surface lies completely on it। इसका मतलब है कोई भी सरफेस यदि है, यहाँ पे यदि हम कोई भी दो पॉइंट लें और इसको यदि हम ज्वाइन करें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी लाइन है वो कहाँ लाई करना चाहिए? कंप्लीटली इसी सरफेस पे लाई करे। तो ये जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। जैसे कि हमें पता भी है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पूरा का पूरा जो 3D ज्योमेट्री है उसके सारे पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनेगा दैट इज एक्स वाई प्लेन कहते हैं उसको। वाई और जेड एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसको वाई जेड प्लेन कहते हैं। तो इसी तरीके से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, एक स्पेस में। और प्लेन का डेफिनेशन क्या है? प्लेन एक तरीके का सरफेस है जिसपे कोई भी दो पॉइंट यदि हम उस पे लेते हैं और उनको उन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करें तो एक लाइन बनेगा। वो लाइन कंप्लीटली उस सरफेस पे ही लाई करता है, उसी सरफेस को हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल टू प्लेन किसको कहते हैं? सो ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। एक ऐसा लाइन जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, दैट इज उस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे। जैसे एक लाइन है, ठीक है, जो कि सरफेस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये सरफेस है सपोज, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई प्लेन है तो उस पे जो जेड एक्सिस है वो एक नॉर्मल की तरह है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के लिए जेड एक्सिस जो है वो नॉर्मल टू दैट प्लेन है, ठीक है। और जेड एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हम खींच दें तो वो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल टू दैट प्लेन कह सकते हैं। तो और एक प्लेन पे जो नॉर्मल होता है वो उस प्लेन के ऊपर जितने भी लाइंस होंगे उन सब पे परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस इफ आई ड्रॉ एनी ऑफ द लाइन हियर, हियर, एनीवेयर, this line is perpendicular to each and every line on the plane. That is, normal is always perpendicular to the line lying on the plane, ठीक है। इस प्लेन पे जितने भी लाइंस हम खींच दें उन सब पे ये नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे जितने भी लाइन है उन सब पे भी नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। सो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वेयर ए बी सी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। तीनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए एबीसी में से, या तीनों ही नॉन जीरो हो वो अलग बात है, बट साइमल्टेनियसली तीनों ही जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे कि बात करेंगे हम लोग, तो किसी भी प्लेन के इक्वेशन को इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बाई डी टाइम्स एक्स प्लस बी बाई डी टाइम्स वाई प्लस सी बाई डी टाइम्स जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। डी से मैंने यदि डिवाइड कर दिया, डी एक नंबर है उससे मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए जो है ना इक्वेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब किसी भी प्लेन का इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कम से कम तीन जो इक्वेशन है वो हम फ्रेम आउट कर रहे हैं। मतलब प्लेन के इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स होते हैं, लाइक ए बाई डी, बी बाई डी, सी बाई डी। ये तीन जो नंबर्स हैं उनका यदि हमें पता चल जाए तो हम प्लेन के इक्वेशन को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्लेन का जो जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से प्लेन का जनरल इक्वेशन होता है। प्लेन के जो डेफिनेशन है, नॉर्मल क्या होता है प्लेन पे, बट इन सब का यूज होता है हमें समझने में कि हम प्लेन का इक्वेशन को कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम उसी का डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन वेरियस फॉर्म्स। Now we will discuss, that is, equation of planes, equation of plane in various forms.
सबसे पहला जो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन which is d distance from origin and n cap is the unit vector normal to it is given by r vector dot n cap equal to d। प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे d जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट प्लेन। d इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन एंड n cap is unit vector perpendicular to plane। That is, n cap is nothing but normal vector, unit normal vector to plane। ये दो चीजें यदि हमें पता हो तो हम प्लेन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और सपोज दिस इज z एक्सिस, और एक प्लेन है जो कि इस तरीके से मैं फ्रेम आउट कर ले रहा हूँ, क्योंकि प्लेन क्या है, एक तरीके से सरफेस है, तो उससे ऑब्वियसली 3 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये ए, यहाँ बी और ये सी जेड एक्सिस पे, क्योंकि इस तरीके से है, ठीक है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, वो कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस दूर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है, डी है ओरिजिन से, ठीक है। तो सपोज द प्लेन, ये जो लाइन मैंने खींचा है वो प्लेन पे है, ठीक है। सो एक प्लेन है जो कि d डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो और इसके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है n कैप है, ठीक है। n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d से लिखा जा सकता है। इस बात को हम थोड़ा सा और इजीली समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस लिया है, और प्लेन इस तरीके से लिया मैंने, ABC प्लेन है, और यहाँ पे मान लीजिए कि इस प्लेन पे कोई एक लाइन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, मतलब प्लेन का डिस्टेंस d है ओरिजिन से, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है इसी लाइन पे P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, मतलब एनीवेयर इन द प्लेन देयर इज अ पॉइंट r वेक्टर। तो यदि हम इसको, और ये इसके अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है वो n कैप है, ठीक है, परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज n कैप, और इसको यदि मैं इसको ओरिजिन से जोड़ देता हूँ P पॉइंट को, तो ये जो OP वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन n कैप पे, n वेक्टर पे, आप इस तरीके से जो नॉर्मल वेक्टर है वो उस पे कितना होगा, d होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। सो वी कैन से दैट द प्रूफ ऑफ दिस इज लेट p having the position r vector is any point on the plane which is d distance from the origin then we can easily say that ये जो O से लेके मान लीजिए ये M पॉइंट है, वो M कितना है, D के बराबर है, ठीक है, और OM जो होगा वो कितना होगा, OP वेक्टर डॉट OM कैप, दैट इज OM से O से लेके M तक का लेंथ कितना होगा, OP वेक्टर का OM वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ठीक है। सो दिस D इज नथिंग बट, D क्या है हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ
OP vector on OM vector is nothing but equal to D, and that is OP vector dot OM cap, that is D, and OP vector is nothing but R vector, because वो तो ओरिजिन है, तो ये R वेक्टर और OM कैप दैट इज परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इस प्लेन पे वो n कैप है, तो R वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू D इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। इस तरीके से हम वेक्टर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो एक ऑब्वियस सी यहाँ पे समझ में बात आती है कि यदि हम सिर्फ डिस्टेंस बताएं, ठीक है ना, कि प्लेन इतना दूर है ओरिजिन से, तो डिफरेंट जो पोजीशन है उनमें डी डिस्टेंस हो सकता है। जैसे लाइक मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक प्लेन हो सकता है, डी डिस्टेंस इधर भी एक प्लेन हो सकता है, डी डिस्टेंस इधर भी एक प्लेन हो सकता है। तो इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स हो सकते हैं जो कि ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे हो। बट यदि हम एक यूनिट वेक्टर भी फिक्स कर दें कि इस पे परपेंडिकुलर जो है वो यही वाला वेक्टर है इस प्लेन पे, तो फिर वो डी डिस्टेंस और साथ ही साथ हमने ये फिक्स कर दिया कि ये एन कैप भी फिक्स है, ठीक है ना, यही हमें पता है। तो इसका मतलब वो प्लेन तो बस यही हो सकता है। तो दैट मीन्स यदि हमें नॉर्मल वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है प्लेन पे और डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, तो हम उस प्लेन के इक्वेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हुए लिख सकते हैं। और वो कैसे, इसका इक्वेशन कैसा होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन में इसी प्लेन के इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, that is equation of plane having distance d, having distance d from the origin and L comma M comma N are the direction cosines of the normal to plane is given by Lx plus My plus Nz equal to D, where D is the distance from the origin to that plane and Lmn क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है। दैट मीन्स यदि हम n कैप जो यूनिट वेक्टर है हमारा नॉर्मल वेक्टर के अलोंग, दैट इज Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप, इसका मतलब होता है कि जो प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर Li प्लस Mj प्लस Nk कैप है, दैट इज Lmn आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट नॉर्मल, एंड d क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और r वेक्टर दैट इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन का जो पोजीशन वेक्टर हमने r वेक्टर के फॉर्म में लिखा था उसको यदि हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखेंगे, दैट इज वेरिएबल पॉइंट है ये, तो r डॉट n या क्या होता है वेक्टर इक्वेशन, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। तो r डॉट n जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, x इस वेक्टर का इसके के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू D आ जाता है, ठीक है। आप करके देखेंगे, r वेक्टर डॉट n कैप ही आएगा, Lx प्लस My प्लस Nz, और उधर की साइड में क्या है, D है। तो ये इक्वेशन जो है वो एक प्लेन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात आती है कि यदि हम इसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, सपोज लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, इसी को r वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो नंबर लैम्डा, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, r वेक्टर डॉट लैम्डा टाइम्स n कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स d लिखा जा सकता है। और यहां से हमारे पास आएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d1। ये जो इक्वेशन है वो भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, जहां पे ये जो n वेक्टर है
दैट इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन बट नॉट अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है। और d1 जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ना होकर के डिस्टेंस का मल्टीपल है, ठीक है। दैट मीन्स कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ, उससे ये, तो ये इक्वेशन भी क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट नॉर्मल फॉर्म नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में एन कैप होता है यहाँ पे, और जो सिंपल फॉर्म है प्लेन का इक्वेशन का, उसमें यहाँ पे एन वेक्टर यदि है तो उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं प्लेन के इक्वेशन को। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज नॉट ए यूनिट वेक्टर, तो ये किस फॉर्म में है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 वाला फॉर्म में है, ठीक है। और वहीं पे यदि मैंने ऐसे लिख दिया आर वेक्टर डॉट 1/√3 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 5/√3, ऐसे लिख दिया। इसी को क्या किया मैंने, दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर दिया। तो अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वो क्या है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी है, जिसमें डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। तो मतलब इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, 5/√3 है। सो दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी वाला फॉर्म है। वही चीज हम यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या आता है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। यदि मैं बोथ साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा टाइम्स lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी कर दूं, ठीक है, तो इससे जो इक्वेशन आने वाला है दैट इज लैम्डा टाइम्स l, और उसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। लैम्डा टाइम्स l इज a, लैम्डा टाइम्स m दैट कैन बी रिटन एज b, दोनों तरफ किया है तो यहाँ भी लैम्डा होगा, और लैम्डा टाइम्स n इज c z इक्वल टू सम कांस्टेंट d1, ठीक है ना, लैम्डा टाइम्स d इज इक्वल टू d1। तो ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है, जहां पे ए बी सी क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन कहलाएगा, ठीक है। एलएमएन क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, तो यहाँ पे ए बी सी क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें जो है वो समझ करके और उसको जो है वो क्वेश्चंस करने के लिए हमें याद रख लेना चाहिए कि यदि एक प्लेन है, ठीक है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस d हो, ठीक है, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर n कैप हो, तो इस तरीके के प्लेन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, या तो हम इसको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 भी लिख सकते हैं। वहीं पे यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो प्लेन पे ओरिजिन से यदि डिस्टेंस d है और जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है इसके ऊपर, उसका डायरेक्शन कोसाइंस l, m, n है, तो इस तरीके का जो प्लेन है उसका इक्वेशन कितना होगा, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d होगा, जहां पे d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट प्लेन है और lmn डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है। lmn इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इसी को जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1, यहाँ पे a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC होगा, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे लिखते हैं हम लोग, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1, या सिंपली हम इसको ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं, ठीक। तो प्लेन का इक्वेशन जैसे आप देखोगे, जैसे इसी प्लेन का इक्वेशन मुझे लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, है ना, इसी प्लेन का लिख रहा हूँ, क्योंकि आर वेक्टर को हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखे, तो यहाँ पे आई जे के है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 आएगा। और ये कौन सा फॉर्म है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, जिसमें 1 1 1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो है ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन।
इसी को यदि मैं जो है वो डायरेक्शन कोसाइन वाले फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/√3 टाइम्स एक्स प्लस 1/√3 टाइम्स वाई प्लस 1/√3 टाइम्स जेड माइनस 5/√3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ प्लस इज इक्वल टू डी। यहाँ पे -5/√3 उधर की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 5/√3 हो जाएगा। डी हमेशा क्या होता है, ये जो LX प्लस MY प्लस NZ प्लस डी इक्वल टू डी है, इसमें डी हमेशा ग्रेटर देन 0 हम लेते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यदि किसी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको हम प्लेन का इक्वेशन कहते हैं, जिसमें 3, 5, 7 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है। इसको यदि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू -2 लिखूंगा, ठीक है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे, इस वाले फॉर्म में, तो LMN के फॉर्म में। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रखते हैं ना वो इधर, वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे -3x माइनस 5y माइनस 7z इक्वल टू 2 लिख देना है। और फिर जो है मुझे -3 -5 और -7 यदि डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑब्वियसली -3x माइनस 5y माइनस 7z को डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 25 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 49 से दोनों ही तरफ, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 49। तो इससे जो भी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग वो हमें किसमें आएगा, नॉर्मल फॉर्म जो है हमारा इस तरीके का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा और -3 बाय दिस नंबर, -5 बाय दिस नंबर एंड -7 बाय दिस नंबर आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, टू द प्लेन। तो इस तरीके से हम प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन जो XY प्लेन का होता है वो भी हम समझ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ XY प्लेन जो XY प्लेन होता है वो ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि X एक्सिस और Y एक्सिस वाले प्लेन को ही हम XY प्लेन कहते हैं। तो इसमें D 0 होता है, ठीक है, और जो n कैप होता है वो k कैप होगा, ठीक है। XY प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो तो k कैप ही होता है। तो इसका जो इक्वेशन है XY प्लेन का वो हम कैसे लिखेंगे, r वेक्टर डॉट k कैप इक्वेशन हम लिखेंगे तो xi कैप प्लस, ये तो वेक्टर इक्वेशन है, और जो कार्टेशियन इक्वेशन है उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से जब आएगा वो कितना आएगा कि z इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि i कैप j कैप तो वैसे ही 0 हो जाएगा, k कैप डॉट k कैप इज 1, तो z इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ XY प्लेन। सिमिलरली यू कैन से दैट इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन जो होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 0 से, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन इज y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि XY प्लेन पे z कोऑर्डिनेट 0 होता है, वैसे भी हर एक पॉइंट का z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो z इक्वल टू 0 प्लेन कहेंगे उसको। एंड सिमिलरली ये दोनों भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरा जो तरीका है प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लेन पे यदि हमें एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और साथ ही साथ प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता हो, ठीक है। सो द सेकंड थिंग इज दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point having position vector a vector and perpendicular to n vector is r minus a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
किस तरीके से, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। और इसी को आप ध्यान से देखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जब हम इसको दोनों ही तरफ मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर के साथ डिवाइड करते हैं, सेम से, तो ये r वेक्टर डॉट एन कैप और ये ए वेक्टर डॉट एन कैप आता है, जैसे कि ये हो जाता है r वेक्टर डॉट एन कैप और ये ए वेक्टर डॉट एन कैप जो है वो d है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी इसी से फ्रेम आउट किया जा सकता है, क्योंकि जो प्लेन है उसमें यदि हम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सिस लें और यहाँ पे प्लेन एक ट्राइंगुलर फॉर्म में हम समझने की कोशिश करें, तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक पॉइंट जिसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और आर्बिट्ररी कोई सा भी पॉइंट पी है जिसका पोजीशन आर वेक्टर है। ठीक है, तो आर माइनस ए वेक्टर दैट इज ए पी वेक्टर जो है वो हमेशा क्या होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन पे, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ठीक है, मान लीजिए ये एन वेक्टर है, सो ऑब्वियसली एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, एपी वेक्टर। कोई भी लाइन जो हम खींचते हैं प्लेन पे उसके तो परपेंडिकुलर ही होगा, सो एन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एपी वेक्टर, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एपी डॉट एन वेक्टर इज 0। और यही लिखा हुआ है, एपी वेक्टर कितना है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज 0। समझ रहे बात। और ए वेक्टर डॉट एन कैप को ही हम डी भी कहते हैं। ए वेक्टर कौन सा हुआ, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर डॉट एन कैप एंड इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर होगा, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन कहलाएगा। तो ये इक्वेशन भी उसी का बाय प्रोडक्ट है, बट हमें याद क्या करना है, ये वाला। ठीक है, इस केस में हमें क्या याद करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट यदि हमें गिवन हो प्लेन पे और इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन वेक्टर है, तो इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट पी है आर वेक्टर, सो ये आर माइनस ए वेक्टर जो होगा दैट इज ए पी वेक्टर जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द एन वेक्टर, सो ए पी डॉट एन वेक्टर इज 0। वहां से ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज 0। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द एन वेक्टर। ठीक, तो ये लिखा जा सकता है। वहीं पे कार्टेशियन फॉर्म में जो है, इसी केस में कार्टेशियन फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, ये तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट a x1 comma y1 comma z1 and direction ratio of the perpendicular line is a comma b comma c is x minus x1, a times x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equal to 0. This is the equation of plane passing through the point x1 y1 z1। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1, दैट इज ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर यदि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, क्लियर। और ये जो n वेक्टर है दैट इज इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, नॉर्मल लाइन इज ए बी सी, दैट मीन्स एन वेक्टर जो है वो यदि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, यही मतलब निकलता है, क्योंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो किसी नॉर्मल का होगा परपेंडिकुलर लाइन का, इसका मतलब एन वेक्टर क्या है, ये है। तो आर माइनस ए डॉट एन करेंगे आप, और आर वेक्टर किसको कहते हैं हम लोग, आर्बिट्ररी पॉइंट को, दैट इज वेरिएबल पॉइंट, ये है। तो r माइनस ए करेंगे तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप आएगा, उसका n वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो यही इक्वेशन आने वाला है। तो ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड
and the direction ratio of perpendicular to direction ratio of the perpendicular line is ABC, मतलब प्लेन पे जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन, ऐसे लिख सकते हैं. नॉर्मल टू प्लेन इज A, B, C इज दिस. ओके, जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिए और याद रखिए क्या बता रहा हूं. ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. तीसरा जो तरीका है वो है कि यदि प्लेन पे हमें 3 पॉइंट पता चल जाए, प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट गिवन हो. तो थर्ड वे इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 points having position vectors A vector, B vector and C vector is R minus A dot B minus A cross C minus A equal to 0. This is the equation of plane passing through the 3 points A, B and C. That is box product R minus A, B minus A, C minus A is 0. ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक प्लेन की यदि हम बात करें जिसपे 3 पॉइंट यदि पता चल जाए, A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, B पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, और नॉन कोलिनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर इसलिए क्योंकि यदि तीनों पॉइंट सेम लाइन में होंगे तो वहां से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन पास हो सकते हैं. अब 3 पॉइंट है एक ही लाइन में है तो उससे तो बहुत सारे प्लेन पास होंगे, बट 3 यदि नॉन कोलिनियर है जैसे लाइक ट्राइंगल जिससे बन सकता हो तो उससे एक ही प्लेन पास होगा, जिसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो मान लीजिए 3 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है A, B, C having the position vector A vector, B vector and C vector, and there is a point P having the position vector R vector. तो ये जो AP वेक्टर होगा, ये मान लीजिए इस तरीके से है AP वेक्टर, और ये आपका AB वेक्टर है और ये AC वेक्टर है. तो AB क्रॉस AC दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये क्या होगा AB क्रॉस AC का डायरेक्शन होगा. समझ रहे हैं बात? तो ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और इसीलिए AP पे भी परपेंडिकुलर होगा. सो बिकॉज AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, ऊपर या तो नीचे. ठीक है, अब इस फिगर में मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो ऊपर है या तो नीचे है. ठीक है, बट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा. तो AP वेक्टर क्या होगा, AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AB क्रॉस AC होगा एंड इस फिगर के हिसाब से. तो इसलिए AP डॉट AB क्रॉस AC 0 होना चाहिए, वेयर P पॉइंट इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, P पॉइंट कहीं पे भी ले लो आप इस प्लेन के ऊपर, तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी उस आर्बिट्रेरी पॉइंट P के लिए. सो इसीलिए AP वेक्टर दैट इज R माइनस A वेक्टर, AB वेक्टर दैट इज B माइनस A एंड AC वेक्टर दैट इज C माइनस A वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा. ठीक है, इस प्लेन के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A x1, y1, z1, B x2, y2, z2 एंड C x3, y3, z3. ये 3 पॉइंट यदि हमें गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट लिखना है और फिर लिखना है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 पहले रो में. दूसरे में हमें लिखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और तीसरे में लिखना है हमें x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन कहां से आ रहा है? ये इक्वेशन इसी से आ रहा है, R माइनस A. तो A वेक्टर इस केस में कितना होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप.
बी वेक्टर इज x2 i कैप एंड सी वेक्टर इस तरीके से लिखा जा सकता है x3 i कैप वाला जो है। तो इसको जब इसमें पुट करेंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा, इतना ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकलेगा और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आर वेक्टर इस वाले केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आर वेक्टर कितना हो गया, xi प्लस yj प्लस zk। ए वेक्टर हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एंड सी वेक्टर इज x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। इसको r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स का इक्वेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।